हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग सेट के पेपर को देखेंगे और ये ऑफिशियल आंसर की से जो यहाँ पे देखिए आपका डीप बना है ये ब्लैक कलर का, ये ऑफिशियल आंसर की से है। ये सेट आपका 2017 का पेपर है, एमपी का सेट का पेपर है ये 2017 का। आप लोग उसकी साइट पे भी ये चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो सेट का जो पेपर है आप देखेंगे कि उसका जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, यहाँ पे हम लोग पेपर 1 देख रहे हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है ये आपका एनटीए नेट के सिलेबस से ही सेम है, लगभग ऑलमोस्ट सब वही रहता है। एनटीए नेट जो अभी आपका अपडेटेड सिलेबस है उसके इक्विवेलेंट रहता है। क्योंकि ये 2017 का पेपर अभी जो अब पेपर होगा वो आपका जो नया अपडेटेड सिलेबस है नेट का उसी की तरह है, लेकिन इसमें भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड सब इसमें आपको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे ये टोटल इसमें 60 प्रश्न हैं। ठीक, 60 में हम लोग 4 पार्ट करके देखते हैं। पहले पार्ट में 15, दूसरे में 15, तीसरे में और चौथे में 15। इस तरह से रेगुलरिटी भी बनी रहेगी और आपका ये जो टॉपिक है 15-15 प्रश्नों का ये क्लियर भी होता रहेगा। ठीक, तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि टीचिंग प्रोसेस इंक्लूड्स, यानी शिक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित है। ऑप्शन 1 है द टीचर, द प्यूपिल, द सब्जेक्ट मैटर, ऑल आर द करेक्ट। अब देखिए कह रहा है कि शिक्षा जो है यानी टीचिंग में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया यूज होती है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन 1 दिया अध्यापक। बिना अध्यापक, बिना टीचर के टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। बिना स्टूडेंट के भी टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। जब स्टूडेंट और टीचर तो उपलब्ध हो गए, लेकिन वहाँ पे कोई सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, यानी कोई विषय वस्तु होना चाहिए, किस चीज़ पे वो बात कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट, ये भी यहाँ पे महत्वपूर्ण होता है, ये भी। ठीक, यानी जो भी ऑप्शन दिया है ये सभी सही हैं। तो जैसे कहा जाता है कि टीचिंग कब हुई, लर्निंग कब हुई, जब स्टूडेंट है क्लास में उपलब्ध है और उसको कुछ सीख मिली आपके टीचिंग प्रोसेस से, तब ये कहा जाता है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है ये पूरी हुई। यदि उसको कुछ समझ में नहीं आता है तब ये शिक्षण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तब उसे शिक्षण नहीं कहा जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए नेट का बैच चालू है, फर्स्ट पेपर भी चल रहा है, आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं यदि आप ज्योग्राफी नेट और फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही आप आरपीएससी के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो भी आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि नेट का सिलेबस और आरपीएससी ज्योग्राफी का सिलेबस दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ठीक, कुछ टॉपिक हैं जो आपका एक्स्ट्रा दिया गया है नेट में भी और कुछ अलग है आरपीएससी में भी। ठीक, ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 से 90% आपका सिलेबस आरपीएससी ज्योग्राफी का नेट के इक्विवेलेंट है। ठीक, और इसका एग्ज़ाम भी आपका 4 अप्रैल को ही होना है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि शिक्षकों को कई बार ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो कक्षा में अधिगम में अधिक उत्सुकता तथा गंभीरता दिखाते हैं। ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं। अब देखिए कि क्लास में जो स्टूडेंट, आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा समझना भी नहीं है, कि कई बार ऐसे विद्यार्थी मिलते हैं जो कक्षा में अधिगम यानी कि लर्निंग में अधिक उत्सुकता व गंभीरता दिखाते हैं। ऐसे विद्यार्थी क्या हो सकते हैं? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन है आपके पास कि गिफ्टेड यानी प्रतिभाशाली, कृत्रिम व्यवहार प्रदर्शन करने वाले, मंदग्राही, अनुशासनहीन। जब इस तरह से प्रश्न है तो आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना होता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन से गलत हैं। पहले तो ये कि स्लो लर्नर होगा तो जाहिर सी बात है वह क्लास में उतनी उत्सुकता और गंभीरता नहीं दिखा पाएगा, खासकर किसमें, लर्निंग में, अधिगम में। तो पहले तो ये गलत हो गया। दूसरा, शोइंग आर्टिफिशियल बिहेवियर, यानी कि जो नॉर्मली कहा जाता है कि माहौल बना रहा है। ठीक, तो ये भी नहीं कर सकता क्योंकि जब बात आएगी लर्निंग के तो वो सारा माहौल उसका ख़त्म हो जाएगा, ये गलत हो गया। तीसरा देखिए अनुशासनहीन व्यवहार, कभी कभी ये भी होता है कि अनुशासनहीनता
अनुशासनहीन व्यवहार के कारण जो है लोग बहुत उत्सुकता गंभीरता इस तरह दिखाते हैं, लेकिन इसमें भी गंभीरता नहीं आएगी। उत्सुकता भले हो सकती लेकिन गंभीरता नहीं आएगी, क्योंकि जब वो गंभीर रूप से बातों को सुनेगा, लर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करेगा, तो जाहिर सी बात है वो अनुशासनहीन होगा ही नहीं। ठीक, तो इसलिए ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो बचा प्रतिभाशाली, तो ये आपका राइट है। तो यहाँ पे तो ये आसान से प्रश्न हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पे समझना आपको यही चीज़ें पड़ता है कि एलिमिनेशन मेथड से आप जब आपको डायरेक्ट आंसर ना आए तब आप इस मेथड को अपना सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा, तो एलिमिनेशन से आप इन दोनों को एलिमिनेट कर दें। अब इन दो ऑप्शंस में आप समझिए, ठीक, तो इससे क्या है कि आपके पास कम सोचने के लिए दो ही ऑप्शन उपलब्ध हो पाते हैं। उन्हीं दोनों से आप यदि 50-50 तुक्का भी मारते हैं तो भी 50-50 चांसेस बन जाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच। अब देखिए ये अप्रोच हमने कराया है आपका ह्यूरिस्टिक अप्रोच, आप लोग नोट्स में देखेंगे तो वहाँ पे है कि ह्यूरिस्टिक अप्रोच किस पर आधारित होता है। रटन स्मरण यानी कि रोल मेमोराइजेशन, होम कार्य, या फिर स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी, इनमें से कोई नहीं। तो जो ह्यूरिस्टिक उपागम होता है ये आपका कौतूहल की भावना यानी कि स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि उत्सुकता आप कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी। अगला एक अच्छा शिक्षक वह है जो क्या करता है, संकल्पनाओं सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, जो मुद्रित यानी प्रिंटेड नोट्स देता है या विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, उपयोगी सूचनाएं देता है। एक अच्छा शिक्षक वही है जो क्या करे, संकल्पनाओं सिद्धांतों को स्पष्ट करता है। अब यहाँ पे देखिए कि यदि यहाँ पे एक और ऑप्शन होता उपरोक्त सभी, ठीक, तो उपरोक्त सभी सही है, लेकिन अब इन चारों में से आपको कौन ज़्यादा सही है ये चूज करना है। तो विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो अभिप्रेरित करे टीचर, वही एक अच्छा शिक्षक होता है। और गिव प्रिंटेड नोट्स ये तो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, संकल्पनाओं सिद्धांतें ये किताबों में मिल जाएगा, लेकिन इन किताबों में जो चीज़ें दी गई हैं उसको आपको स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए भी शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। ये भी शिक्षक का गुण होता है, न केवल कि आपको प्रेरित करे कि हाँ पढ़ो और आप पढ़ रहे हैं, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो जब तक संकल्पनाओं सिद्धांतों का ये स्पष्टीकरण नहीं मिलेगा तब तक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में कौन सा सही है। तो वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, सही गलत होने वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, वे लघुत्तर वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं। जब व्यक्तिनिष्ठ की बात है यानी ट्रू एंड फॉल्स टाइप का, तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब बचे दो ऑप्शंस आपके पास, वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं। दोनों प्रश्न यहाँ पे देखिए, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया है कि दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन। और हिंदी में देखिए यही समस्या होती है कि हिंदी और इंग्लिश में ये दोनों सेम लिखा है हिंदी में, लेकिन यहाँ पे देखिए दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है जो सत्य और असत्य वाले ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें ये आपका ज़्यादा प्रेफर करता है, जो आपका बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होते हैं ये ज़्यादा सही होते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे यदि इसको आप देखेंगे तो ये आपका रॉन्ग है, तो इसीलिए अब यहाँ पे देखिए जो आयोग में बनाने वाले महोदय हैं प्रश्नों को, ये रीचेक यदि करते हैं तो यहाँ पे जो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए वो लिख देते हैं नीचे कि यदि कोई कन्फ्यूज़न होगा तो जो इंग्लिश वाला वर्जन है वही सही माना जाएगा। अब बताइए कि 60 प्रश्न जो बनाना है सेट में, यदि आप 60 प्रश्न हिंदी में नहीं बना पा रहे हैं, और इधर हम लोग हिंदी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हिंदी मातृभाषा है, फिर भी
चलिए जो दिया है उसी को फॉलो करके चलना है। आगे छठा जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। शिक्षण को यानी टीचिंग इफेक्टिव आप देखेंगे आपके नेट के सिलेबस में एक टॉपिक है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। कक्षा की ऐसी गतिविधि जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, कह रहा है कि कौन सा प्रभावित नहीं करता। तो कक्षा की गतिविधि जो सीखने को प्रोत्साहित करती है, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षक का ज्ञान। अब देखिए ये जो सेट में आपका पूछा गया प्रश्न है ये नेट का रिपीटेड प्रश्न है और ये हमने कराया भी है, आपको पढ़ाया भी है कि शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है कि वह उसका सामाजिक जो व्यक्ति है उसका सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, यह शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, शिक्षण और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि शिक्षक कितना धनी है और स्टूडेंट कितना गरीब है, या टीचर कितना गरीब है स्टूडेंट कितना धनी है, ये मैटर नहीं करता शिक्षण में, टीचिंग में। 7वां नंबर देखिए, अनुसंधान की वैधता में सुधार संभव है, यानी कि रिसर्च कैन बी इम्प्रूव्ड बाई जनसंख्या तथा यथातथ प्रतिनिधि प्रतिदर्श लेकर बाह्य घटकों का विलोपन करके, नहीं, जनसंख्या का यथातथ्य प्रतिनिधि प्रतिदर्श लेकर तथा बाह्य घटकों का विलोपन करके, इन दोनों से, यानी यहाँ पे देखिए टेकिंग द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेना है तथा एलिमिनेटिंग एक्सट्रानियस फैक्टर बोथ, यानी जो बाह्य घटक हैं एक्स्ट्रा वाले फैक्टर्स हैं उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो यही आपका रिसर्च का काम होता है कि जो फालतू की चीज़ें हैं उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है बाह्य घटकों को, और जो सत्य प्रदर्शित करने वाली चीज़ें हैं यथातथ्य यानी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको क्या करना, उन सैंपल्स को लेना है। ठीक, तो राइट आंसर इसमें सी हो गया। 8वें नंबर में देखिए, एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है, इस अध्ययन हेतु किस प्रकार के उपकरण की वरीयता देनी चाहिए। ये देखिए ये भी आपका नेट का रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि यदि आपको सेट का एग्ज़ाम देना है तो आपको क्या करना है कि नेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको आप रिवीजन कर डालिए। तो सेट में जितना प्रश्न आएगा, मान लीजिए 60 प्रश्न आता है, 50 प्रश्न आता है, तो 10 से 20 प्रश्न आपके नेट फर्स्ट पेपर के रिपीटेड वाले ही मिल जाएंगे। तो एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में, ये देखिए हमने कराया भी है कि यदि राजनीतिक दल विशेष की संभावनाओं का अध्ययन करना हो तब वहाँ पे किस का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे प्रश्नावली की जाती है, यानी क्वेश्चनायर का उपयोग किया जाता है। अनुसूची नहीं होती, साक्षात्कार नहीं होता है, निर्धारण मापनी, क्योंकि आप रिसर्चर हैं। ठीक, क्वेश्चनायर करने से आप वहाँ के लोगों से उस राजनीतिक दल के बारे में उसकी संभावनाओं को आपको देखना है, तो बिना क्वेश्चनायर के संभावनाओं का पता नहीं लगा सकते हैं। साक्षात्कार में इंटरव्यू वगैरह में क्या होता है कि प्री निर्धारित होता है, मान लीजिए आप डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का लेंगे। प्रश्नावली आप गाँव के मान लीजिए एक साथ कई लोग कलेक्ट हैं, कहीं बैठे हैं, वहाँ जाके आप कुछ चीज़ें पूछ लीजिए। अगला, निम्न में से कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है। ये देखिए हमने कराया आपको नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, ठीक, दोनों का हमने कराया आपको कि इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है। सामान्य यादृच्छिक, सैंपल रैंडम, ये उसके टाइप में ही है, इसमें ये संभाव्य वाले में है। ठीक, सैंपल रैंडम संभाव्य में है, सिस्टमेटिक संभाव्य का है, स्ट्रेटिफाइड भी संभाव्य प्रतिदर्श के टाइप्स हैं। जबकि जो परपजीव है यानी सौदेश्य है ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी टाइप्स में अंतर्गत आएगा, यानी सैंपलिंग के अंतर्गत आएगा। अगला, शोध का मुख्य ध्येय क्या होता है। रिसर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या होता है। साहित्य की समीक्षा करना, पहले से ज्ञात सारांश को ज्ञात करना, या फिर एकेडमिक उपाधि प्राप्त करना, नए तथ्यों की खोज करना तथा ज्ञात तथ्यों की नवीन व्याख्या करना। ये भी देखिए रिपीटेड है। शोध का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हैं
ठीक, उसमें भी आप नए अपडेट करिए, नई चीज़ों को खोजिए और जो नई चीज़ें आपने खोजा है उसको एक्सप्लेन भी करिए, लोगों को बताइए कि ये कैसे उस चीज़ से संबंधित है और इससे भविष्य में क्या फ़ायदा हो सकता है, इस संभावनाओं को भी आपको बताना पड़ेगा। अगला है प्रयोगात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषता, ये भी कराया गया है। प्रयोगात्मक अनुसंधान में आप जानते हैं कि उसमें चर पर नियंत्रण होता है। ठीक, अगला है एक चर की सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक चर की सबसे अच्छी परिभाषा क्या हो सकती है। तो चर की जो परिभाषा सबसे अच्छी क्या है कि कोई चीज़ नियंत्रित करने के, देखिए चर के बारे में हमने आपको बताया भी है, चर और उसके प्रकार सभी को नोट्स में भी डिफाइन किया गया, वीडियो में भी एक्सप्लेन किया गया, इस पर प्रश्न भी कराए गए हैं। तो यदि आप फर्स्ट पेपर से जुड़ना चाहते हैं और ज्योग्राफी से भी, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ आपको बैचेज की आज से जो है ग्रुप बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि कोई चीज़ नियंत्रित करने के प्रयास के बाद भी परिवर्तित रहता है, कोई गुण जो प्रयोग से प्रभावित रहता है, पदार्थ, वस्तु अथवा प्राणी के कोई मापन योग्य गुण। चर का मतलब यही होता है। ठीक, जो वेरिएबल्स होते हैं वो किसी पदार्थ, किसी वस्तु या किसी प्राणी के कोई मापन योग्य गुण को ही चर कहा जाता है। मान लीजिए कोई फैक्टर आपने ले लिया, कोई वेरिएबल्स ले लिया, ठीक, कोई गुण जो प्रयोग में बाधा डालता है, ये नहीं है। तो जो ज़्यादा सटीक है ये भी आपका होता है कि कोई चीज़ नियंत्रित करने के प्रयास के बाद भी परिवर्तित होती रहती है, लेकिन जो ज़्यादा सटीक आपका है वो सी है। अब यहाँ पे देखिए कि दिया है पैराग्राफ, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए, उसके पहले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 18 प्रश्न से यहाँ पे आपने कितने प्रश्न हो गए, इधर यहाँ पे आइए 11 हुए हैं, 11 12, यानी कि 12 प्रश्न इधर हो गए और 18 नंबर से हम लोगों को देखना है। 15 प्रश्नों की बात हमने किया था, तो 15 इसमें कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए श्रवण में इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। श्रवण यानी कि लिसनिंग में, सुनने में किस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, अशाब्दिक पर क्या नहीं कहा जा रहा है, दिया ऑल आर द करेक्ट। तो सुनने का मतलब यही होता है, कहा जाता है कि आप वक्ता कम श्रोता ज़्यादा बनिए, क्योंकि जब आप श्रोता बनेंगे तो जो चीज़ें कोई व्यक्ति कुछ पूछ रहा है आपसे, अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो उस चीज़ों को सुनेंगे और उसका मनन करेंगे, उसके बाद आप उस चीज़ों पे कोई एक सटीक लाइन बोलेंगे, यानी वक्ता कम बनिए। तो उससे क्या होगा कि आपका इम्प्रेशन जो रहेगा वो अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे श्रवण में विशेष ध्यान देना चाहिए, क्या कहा जा रहा है इस पर भी, अशाब्दिक पर भी, यानी कि नॉन वर्बल यानी सांकेतिक वर्ड्स क्या हो रहे हैं उसको भी ध्यान देना है। व्हाट इज़ नॉट सेड, क्या नहीं कहा जा रहा है, इस पर भी आपको ध्यान देना है। तो इसमें सही विकल्प जो है सभी हैं। अगला है बायस्ड लिसनिंग इज, देखिए पूर्वाग्रह युक्त श्रवण क्या होता है। पूर्वाग्रह युक्त श्रवण क्या होता है कि ये गुड फॉर कम्युनिकेशन के लिए अच्छा होता है, या बैरियर इन कम्युनिकेशन, या संप्रेषण में बाधा होता है, ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन संगठित संप्रेषण है, या टू वे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन यानी द्विपक्षीय संप्रेषण है। बायस्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के, यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि पक्षपात आप कर रहे हैं, या आपने पहले से ही उसके मन में या उस व्यक्ति के या उस विशेष सब्जेक्ट के प्रति आपने पहले से अपना कोई निर्धारण, एक विचार बना लिया है, यानी पूर्वाग्रह युक्त श्रवण है। तो इससे क्या होगा, जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे तो कम्युनिकेशन में जाहिर सी बात है वहाँ पे बैरियर आएगी, क्योंकि जब भी आप उसकी क्वालिटी को नहीं बल्कि डिसक्वालिटी को बताएंगे, या मान लीजिए किसी के आप किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी पार्टी के लिए, जो अभी पार्टियों के बारे में बोला जाता है, कहीं बोला जाता है किसी को अंधभक्त, किसी को चापलूस, ठीक, या चमचा, तो
इसका तात्पर्य इसी से है कि बायस्ड लिसनिंग इज, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन में बैरियर आते हैं, बाधा आती है। ठीक, कि यानी कि आप उसके खिलाफ कुछ भी सुन नहीं सकते हैं और जो भी बोलेंगे आप उसके पक्ष में ही बोलेंगे, यानी बायस्ड हैं। अगला है विधेयात्मक हाव भाव पर शारीरिक संकेत है जो दर्शाते हैं कि हम अक्खड़ हैं, विश्रांत हैं, नर्वस हैं, आक्रामक हैं। यानी कि यहाँ पर दिया है कि पॉजिटिव गेस्चर आर बॉडी सिग्नल्स दैट मेक अस लुक, यानी जो पॉजिटिव गेस्चर है, अब हिंदी में देखिए विधेयात्मक, यही इंग्लिश में आप देखेंगे तो तुरंत गेस कर जाएंगे कि पॉजिटिव गेस्चर यानी कि जो आपका सकारात्मक हाव भाव की बात कर रहा है। तो सकारात्मक हाव भाव का शारीरिक संकेत है जो क्या दर्शाता है कि हम रिलैक्स हैं। एरोगेंट तो होगा नहीं, क्योंकि जब आप एरोगेंट होंगे तो पॉजिटिव होंगे नहीं, नर्वस होंगे तो पॉजिटिव होंगे नहीं, एग्रेसिव होंगे तो पॉजिटिव नहीं होंगे। जब आप पॉजिटिव होंगे तब क्या होंगे, रिलैक्स फील करेंगे, राइट। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक संप्रेषण में बाधा नहीं है? शोर, अस्पष्ट शब्द, सक्रिय श्रवण, प्रापक की अनिच्छा। अब देखिए कम्युनिकेशन में बैरियर क्या होते हैं, यानी कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, कोई चीज़ सुनते हैं तो उसमें क्या क्या बाधा उत्पन्न कर सकते। पहली बात तो शोर है। दूसरा, यदि मान लीजिए कोई, हम जैसे आपको बता रहे हैं यहाँ पे चीज़ें, अब क्लियर वर्ड्स ना पढ़ के अस्पष्ट शब्द जो हमने पढ़ा इसको स्पष्ट या ऐसी इस तरह से पढ़ें कि आपको ये अस्पष्ट ना हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न होगा। तीसरा है एक्टिव लिसनिंग, यदि आप सक्रिय श्रवण हैं तो ये बाधा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब आप एक्टिव हैं सुनने में तब वहाँ पे आपको ये बैरियर नहीं होगा। चौथा दिया है कि रिलक्टेंस ऑफ रिसीवर, यानी प्रापक की अनिच्छा। जाहिर सी बात है जब आप बिना मन से चीज़ों को सुनेंगे तो वो भी कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न करेगा। जो व्यक्ति सामने है यदि वह कुछ बोल रहा है तो उससे आप सीख नहीं पाएंगे, वो आपके लिए कम्युनिकेशन में बैरियर उत्पन्न करेगा। ठीक, तो इसमें हम लोग 21 क्वेश्चन देखते हैं और जो पैराग्राफ वाला पार्ट है उसको नेक्स्ट डे जो है देखेंगे। अब आपको रेगुलर, जैसे अभी टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगे एक, और इसके बाद आपको ज्योग्राफी के जो सेट वाले क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी एमपी सेट का भी पेपर हुआ है, उसका पेपर हमें मिल रहा है तो उसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। उसका ऑफिशियल की नहीं आई है अभी, तो उसको मैं यहाँ पे डिटेल में सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही, आगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।